नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। आज का हमारा विषय है कोरोना के दौरान पुलिस की भूमिका। पुलिस की व्यवस्था हमारे सामान्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई है, लेकिन कई बार यही व्यवस्था डर और खौफ का कारण भी बनती रहती है। इसका एक दूसरा पहलू भी है। पुलिस की नौकरी कोई आसान नहीं होती है। आमजन को अपने तीज त्योहार मनाने हैं, तब यही पुलिस व्यवस्था अपने परिवारों को छोड़कर आपकी सुरक्षा में लगी होती है ताकि आपके त्योहार खुशहाली से मनाए जा सके। राज्य में कोई भी प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदा जब भी हमें सामना होता है तो पुलिस प्रशासन सबसे पहले वहां पहुंचता है हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन फिर भी अनेक आरोप प्रत्यारोप भी इसी महकमे पर लगातार लगते रहते हैं। इसी तरह के तमाम सवालात पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं 1974 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जो कि इस वक्त चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। विक्रम जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनु जी, बड़ी कृपा की आपने मौका दिया। बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम आपको। वेलकम सर। प्रोग्राम में सबसे पहले हमारे मेहमान का अपने व्यूअर्स से मैं थोड़ा सा परिचय करवा देती हूँ। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व महानिदेशक, वर्तमान में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर होने के साथ साथ प्रेसिडेंट पुलिस मेडल एंड गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित, साथ ही डॉक्टर साहब का नाम द मोस्ट हाईली डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने इकोसिस्टम ऑफ सेंट्रल हिमालयस, ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस के साथ साथ और भी कई सारी किताबें लिखी हैं। डॉक्टर सिंह जून 2007 से लेकर सितंबर 2009 तक उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस महानिदेशक के पद पर रहे थे। वह मई 2010 में आईपीएस से सेवानिवृत्त हुए हैं। अपने वक्त के सबसे बोल्ड अफसर अगर मैं उन्हें कहूं तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। डॉक्टर सिंह को आधा कसाई आधा इंसान भी कहा जाता रहा है उनकी दबंग पुलिस ऑफिसर की छवि के लिए। डॉक्टर साहब, ये बात सही है? आधा कसाई और आधा इंसान आपको कहा जाता रहा है? जी, नौकरी के शुरू के मैं समझता हूँ 20 साल कुछ उस उपसंस्कृति में पला बढ़ा जब ये कहा जाता है अच्छा पुलिस अफसर वो है जो आधा कसाई है और आधा इंसान है। क्योंकि अगर आप केवल मानवता और मानवाधिकार लेके चलेंगे तो उस युग में ये समझा जाता था कि शायद आप बहुत कामयाब नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद शायद अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो कसाई होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो मेरी पुस्तक है ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस, उसमें मैंने ये कहा है कि नए पुलिस अधिकारी कृपा करके अब कसाई होने का प्रयास न करें, वन्यथा लाभ के स्थान पे हानि होगी और छवि धूमिल होगी विभाग की। बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब कि कसाई होना एक्सट्रीम के साथ तो कभी कभी जायज है, बट आजकल हमारा महकमा अननेसेसरी भी उसको इस्तेमाल करता है। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल यही है कि अभी कोरोना पेंडेमिक पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया उसको फेस कर रही है। हमारे देश में भी हमें हालत पिछले साल कुछ कंट्रोल में थे, अब कुछ चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई, लेकिन अब फिर से स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है। इस दौरान हमने पुलिस प्रशासन के बहुत सारे रूप देखे हैं जो एक्चुअली थाने के अंदर बहुत से लोग देखते थे, लेकिन अब हमने पब्लिकली भी देखा है। कुछ पॉजिटिव पहलू देखे हैं, कुछ नेगेटिव पहलू भी देखे हैं। जहां एक तरफ हमने कहीं किसी नवविवाहित जोड़ा अगर वो बाइक पे जा रहा है तो पुलिस वाले उन्हें शगुन दे रहे हैं, कहीं वो घर घर खाना पहुंचा रहे हैं। इवन कई बार तो थाने में इस तरह की भी डिमांड आई है कि भाई शराब पहुंचा दीजिए। अब पुलिस वाले बेचारे शराब भी पहुंचाने का कैसे काम करेंगे? इस तरह की भी चीजें हमें देखने को मिली है। उसके साथ ही यूपी पुलिस ने मेरठ के सब इंस्पेक्टर हैं अनूप मिश्रा जी, उन्होंने एक दूजे के लिए स्ट्रेस सॉल्यूशन एंड कोविड हेल्पलाइन की भी वहां से शुरुआत की है और फोन नंबर भी दिया है जिसमें कि डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे थाने का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि जिसमें लोगों के मन से एक तो डर दूर होगा पुलिस का, दूसरा वो इजीली सहूलियत दे रही है क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल हो रखा है। उसके साथ ही जनपद मेरठ पुलिस के द्वारा भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई है जो प्रवासी मजदूर है, कारगर और गरीब लोगों के लिए। तो ये पुलिस ने बहुत अच्छे शुरुआत की है जो एक डायरेक्ट पब्लिक से रास्ता भी रहेगा, जो उनके मन में एक डर है उस चीज से भी दूर निकलेंगे और वो एक अगर मैं ये कहूं कि पुलिस दोस्त के रूप में वो अपनी इमेज बिल्ड कर रहे हैं। तो ये इसको आप क्या कहेंगे कि कोरोना में पुलिस का एकदम से चेंज हमें देखने को मिला सर? बिल्कुल डॉक्टर मनु जी, अगर आप इस पे देखें कि मैंने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखे। मैंने वो भी समय देखा कि जनपद एटा में थाना अलीगंज पूरा का पूरा छविराम गिरोह द्वारा मार डाला गया था। 3 बार मुझे भी गोली लगी है। लेकिन जितनी भयावह स्थिति आज है
इतनी भयावह स्थिति मैंने आज तक अपने करियर में, अपने जीवन में नहीं देखी। प्रत्येक व्यक्ति तिल तिल करके, जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कंप्लेंट ओवरलोड, स्लीप डिप्राइवेशन, और जो एक्सेसिव लोड ऑफ पब्लिक एक्सपेक्टेशन है, उसको लेके डॉक्टर साहब मैं ये देखता हूं कि पुलिस जिस तरीके से खरे सोने की तरह कसौटी पे कसने के बाद बाहर आई है, मैं सलाम करता हूं पुलिस वुमेन को, पुलिस मेन को और सभी रैंक्स को। और ये तमाम कुर्बानी देने के बाद अगर मैं ये कह दूं, उत्तर प्रदेश में 168 पुलिसकर्मी मारे गए हैं कोरोना में और 20,000 कर्मी इन्फेक्ट हुए हैं। अगर हम महाराष्ट्र में आए, वहां पर स्थिति और ज्यादा भयावह है। 422 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, जिसमें 35 अधिकारी हैं और बाकी 368 हमारे पुलिस कर्मी अन्य हैं, और 41,000 संक्रमित हुए हैं महाराष्ट्र में। अगर ये भयावह स्थिति आप देखें कि परिवार से अलग, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं, आप भूल जाइए नींद की, कहां सो जाएं, थाने में सो जाएं, बेंच पे सो जाएं, सड़क पे सो जाएं, और उसके बावजूद अगर वो सामान्य शिष्टाचार, मानसिक संतुलन बना करके डॉक्टर साहब लोगों की सेवा कर रहे। आपने मिसाल दी मेरठ में अजय साहनी एसएसपी की, आपने एक दूजे के लिए जो संपर्क पखवाड़ा इन्होंने मनाया, इसके अलावा फ्री राशन, फ्री दवा। मैं एक मिसाल आपको लखनऊ की और दूंगा, जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मेरे भी। एक बड़ी संभ्रांत महिला, वरिष्ठ नागरिक, लगभग 72 वर्ष आयु, रुग्ण, कोरोना पॉजिटिव, उनका परिवार उन्हें छोड़ के चला गया। और ऐसा नहीं कि किसी गरीब घर के, बड़े अच्छे खाते पीते घर के, नाम यूं नहीं लूंगा क्योंकि बड़ा प्रतिष्ठित परिवार है, परिवार छोड़ के चला गया। जब किसी को बताया तो कोई जाने को तैयार नहीं। पुलिसकर्मी गए, उनकी फोटो भेजी, फोटो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी अगर आप फोटो देखें या आपके दर्शक देखें। उनको बेडसोर हो गया था, नीचे घाव और कीड़े लग गए थे बदन में। पुलिसकर्मी ने जाके नहलाया, दवा लगाई, कहा कि सर ये बचेंगे नहीं। हमने कहा जो कर सकते हैं, डॉक्टर को लिया, फोटो भेजी परिवार को। उसके अलावा चौथे दिन उनकी मृत्यु हुई, अंतिम संस्कार विधि विधान से कराया, डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, उनके परिवार को भेजा। जो काम परिवार ने नहीं किया वो हमारे पुलिसकर्मियों ने किया। मैं नमन करता हूं उन कांस्टेबल्स का, उन महिला पुलिसकर्मियों का जिन्होंने वो काम किया जो कदाचित मैं भी नहीं कर सकता। मैं अपने को बड़ा हीरो मानता हूं, लेकिन शायद ये भी मैं भी नहीं कर पाता। तो ये डॉक्टर मनोज, ये जो है हीरोइज्म है हमारे पुलिस फोर्स का। बिल्कुल, और ये वो हीरोइज्म है डॉक्टर साहब जो पब्लिक को नहीं पता लगता है। और हम एक्चुअली सवालात भी करते हैं क्योंकि महकमे में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन इस तरह का जो कोविड में उन लोगों ने जो इंसानियत से भी बढ़कर जब परिवार छोड़ गया तो भी पुलिस काम आई। और वो भी वही बात है कि जब इतना संभ्रांत परिवार में अगर इस तरह के हादसे हो सकते हैं तो बाकी किसी और से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों कोरोना में बहुत से हमने ऐसे केसेस भी देखे कि पुलिस डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जा रही है या पुलिस लोगों को अवेयर करने के लिए जा रही है कि कोविड टेस्ट करवाइए। लास्ट ईयर हमने बहुत देखा पुलिस पे पथराव भी होते रहे, लेकिन उसके बावजूद वो संयमित होकर ना उन्होंने किसी को रिवर्ट बैक उस तरह से किया ना कुछ। तो ये अवेयरनेस क्यों नहीं मतलब लोगों में जा रही कि वो आपके लिए ही खड़ी हैं और वो आपकी ही सुरक्षा के लिए आ रही है। डॉक्टर साहब, बद अच्छा बदनाम बुरा, पुलिसकर्मी की छवि आज की बनी नहीं है। ये 1861 जब पुलिस एक्ट बना था और एक सामंती व्यवस्था लागू की अंग्रेजों ने हम लोगों के ऊपर, कि ये कहा जाता था कि थाने में भूत जो है थाने में जाने से घबराता है। क्या आपने कभी भूत है थाने का उदाहरण नहीं सुना होगा? क्योंकि कहा जाता है भूत भी डरता है थाने जाने से। तो वो जो 150 साल से हमारी छवि बन के आ गई है, एक आधे कसाई की, एक आधे इंसान की, वो जल्दी जाने वाली नहीं। लेकिन कोरोना काल में हमारे पुलिसकर्मियों ने, महिला पुलिसकर्मियों ने, पुलिस कांस्टेबल्स ने, मैं ये रैंक नहीं कहूंगा, आईपीएस अफसर ने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एक पुलिस कांस्टेबल महिला ने, एक एक सब इंस्पेक्टर ने जो कार्य किया है। आईपीएस अफसर अगर 5 को खिलाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांस्टेबल जिसकी एक सीमित आमदनी है, जिसकी मासिक तनख्वाह 35,000 से ज्यादा नहीं है, जब उसने एक संकल्प लिया है डॉक्टर मनोज जी कि हम जब 5 को खिला लेंगे तब हम अन्न मुंह में डालेंगे, वो इंसान नहीं, वो देवतुल्य है। मैं उसके कुल और वंश को प्रणाम करता हूं। छवि ऐसी सुधरी है कि ऐसी छवि कभी सुधरेगी नहीं। उन्होंने क्या नहीं कराया, उन्होंने अपनी हेल्पलाइन चलाई। आपने तो एक भोजन की हेल्पलाइन मेरठ की देखी, एसएसपी अजय साहनी की। इन्होंने ऑक्सीजन हेल्पलाइन चलाई, रेमडेसिविर हेल्पलाइन चलाई, इन्होंने बेड की हेल्पलाइन चलाई, इन्होंने वेंटिलेटर की हेल्पलाइन चलाई। इन्होंने कहा बेड चाहिए हमें बताइए, हम कहीं से भी ला के देंगे। एक हमारे अब तो हमारे कांस्टेबल्स भी बीटेक एमटेक आने लगे हैं। इन्होंने ऐप्स बनाए और इन ऐप्स के माध्यम से किसी को बेड चाहिए, किसी को रेमडेसिविर चाहिए, कहां पे अवेलेबल है जनपद में या कहां पर कमिश्नरी में अवेलेबल है, हम आपको बताएंगे, और वो उपलब्ध कराए। इन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि हमारी तनख्वाह पूरी चली जाती है परोपकार में, लेकिन उन्होंने कहा जितना खाता, उन्होंने एक वाक्य कहा डॉक्टर मनोज जी, आपको भी सुन के आपको बहुत हर्ष होगा
कि सर खाता अगला है, पेट मेरा भरता है, पानी अगला बिल्कुल पीता है, प्यास मेरी बुझती है। कितनी बड़ी बात कह दी, जो दार्शनिकता से ओतप्रोत है डॉक्टर साहब। मैं नमन करता हूं ऐसे कांस्टेबल्स का, ऐसे महिला पुलिस कर्मियों का, उनके माता पिता का। बिल्कुल, आपने ये वो छवि है डॉक्टर साहब जिस पर डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमारे सामने पिक्चर जो आती है जिससे हमें टीआरपी मिलती है एक्चुअली मीडिया वालों को, और जो सनसनी फैला देता है, हम उस छवि को हमेशा ही लेके आते रहे हैं। लेकिन इस पहलू को जब हम दिखाएंगे तो जनता का विश्वास बढ़ेगा, और पुलिस महकमा कितनी मुस्तैदी से इस वक्त कोरोना काल में अपनी सर्विस दे रहा है। डॉक्टर साहब, क्या इस दौरान में किसी पुलिसकर्मी ने आपको शिकायत की कि भाई हमें पत्थर लग रहे हैं, हमें ये लग रहे हैं, हम नहीं जाएंगे इस जगह पे? आपको कभी इस तरह का उनका मोरल डिमोरलाइज होता सुनने में आया? मनु जी, मेरा संपर्क प्रदेश के सिपाही से लेकर के डीजी तक से है, उनके परिवारों से है, उनके हर पक्ष से है। लेकिन सबने कहा कि साहब ये भगवान ने हमें अवसर दिया है सेवा का। आज की तारीख में डॉक्टर मनु, ये पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि मुझे प्रार्थना और तपस्या करने की तनख्वाह मिल रही है। शिकायत तो छोड़ दीजिए, वो सब कह रहे हैं कि हमें मौका मिला एक सेवा करने का, कर्मयोगी बनने का। और एक फिर मैं कहता हूं, कांस्टेबल ने, किसी आईपीएस अफसर ने कहा चलिए मैं मान लूंगा उसकी शिक्षा दीक्षा दूसरे स्तर की है, कांस्टेबल ने कहा सर आज हमें तपस्या करने की तनख्वाह मिल रही है। शिकायत तो छोड़ दीजिए, सब ये कह रहे हैं कि साहब और काम दीजिए हमें। जी। देखिए, अंतिम संस्कार में जाना, मेरे सारी जिंदगी पुलिस में होने की वजह से कुछ काम होते हैं डॉक्टर के, अंतिम संस्कार में जाना। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा भयावह स्थिति कानपुर, उन्नाव, गाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद में है, पुलिसकर्मी 20-20 घंटे अंतिम संस्कार कर रहे हैं शवों का, बिना शिकायत किए। आपने कहा क्या किसी ने शिकायत की? मैं चेहरा पढ़ने की, मेरी उम्र में आकर के डॉक्टर मनु, लोग चेहरा पढ़ लेते हैं, मैंने किसी के चेहरे पे शिकन नहीं देखी। शिकायत तो बड़ी दूर की चीज है। मैंने बहुत कुरेद आपकी तरह, कोई तकलीफ किसी तरह की बात, कोई पैसे में दे सकता हूं? तो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिपाही का कि सर अब आप क्या, अब कोई मुझे पैसा नहीं दे सकता है। उनका तो कौन देगा पैसा? उनका पैसा देने वाला वो है। मैं समझ गया, कोरोना काल में मैंने समझ लिया कि अब कोई मुझे पैसा नहीं दे सकता, कोई मुझे उपकृत नहीं कर सकता। एक ही ताकत है जो कर सकते हैं। मैं कौन सी ताकत है बेटा? जिसके आगे आप हाथ फैलाते हैं उसी के आगे मैं भी हाथ फैलाऊंगा। ये कांस्टेबल्स की वार्तालाप हो रहे हैं डॉक्टर मनु। ये किसी मतलब मनीषी की, किसी वैज्ञानिक के या किसी दार्शनिक के उत्तर नहीं है, ये कांस्टेबल स्तर के अधिकारियों के हैं। क्यों ना मैं उनको पूज नहीं मानूं, क्यों ना मैं उनको अपने से श्रेष्ठ मानूं, क्यों ना मैं कहूं कि मैं उनके कुल और वंश को प्रणाम करता हूं डॉक्टर मनु जी। बहुत ही शानदार बात आपने कही डॉक्टर साहब। एक्चुअली हमारे कांस्टेबल से लेकर हमारे अधिकारी तक जिस जिस तरह से हम लोगों के लिए सड़कों पर खड़े हैं, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे यूं ही सड़कों पे आंधी तूफान बारिश धूप में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। ये हम मीडिया वाले अपने आप को चमकाए रखने के लिए मालूम नहीं क्या क्या चीजें निकाल लाते हैं। उनमें से कुछ सच भी होते हैं, कुछ हम टेबल पे बना देते हैं। मैं इस चीज को एडमिट करती हूँ एक मीडिया पर्सन के रूप में, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी खबरें देखी हैं जो टेबल पे ही बदली जाती है, शब्दों का ही सारा खेल होता है, वो बहुत आसानी से कर देते हैं। तो दोनों पहलू हुई पर जब हम डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो ये तो कोविड में हमारी पुलिस की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन अब मेरा एक सीधा और स्पष्ट सवाल है, पिछले साल हमने जब देखा कि विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, और मेरा ये सवाल था कि विकास दुबे जैसा एक आम सा दिखने वाला नाम एक इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन जाता है? क्या ये हमारा समाज, हमारा राजनीतिक दल, हमारे नेता और हमारा पुलिस सिस्टम, क्या उनकी लापरवाही है, या वो जानते बूझते इस तरह के नॉर्मल आदमी को गैंगस्टर बनने के लिए एक तरह का संरक्षण प्रदान करते हैं? ये कैसे फलते फूलते हैं सर हमारे समाज में? डॉक्टर मनु जी, एक सांप एक एनाकोंडा बन गया, अजगर बन गया, अकस्मात नहीं बना। उसको पुष्पित पल्लवित कराने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, केचुए से अजगर तक की यात्रा में ऐसा वर्ग ढूंढना मुश्किल है जिसने उसका सहयोग और उसके टुकड़ों पे लाभ नहीं उठाया है। वो चाहे राजनेता हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे तथा कथित एनजीओ हो, सबने उससे लाभ उठाया। और थाने में चढ़ करके हत्या कर देना, मंत्री स्तर के कार्रवाई का न होना, बावजूद उसको हथियार के लाइसेंसेस मिल जाना, बावजूद इसके कि उसके एक आपराधिक इतिहास है, हिस्ट्री शीटर है, उसके काली करतूतों पे पानी डालना और उस पे पर्दा डालना। इसके अलावा उसके यहाँ पूरा एक तरीके से अगर कहा जाए, एक एमएलए सीट और एक एमपी सीट पे उसका एक बहुत कारगर और बहुत ही प्रभावी योगदान था। इसलिए ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ढूंढना मुश्किल है जो कि विकास दुबे की चाटुकारिता न करती हो। इस परिदृश्य में वोट की राजनीति में जहां जातीयता का आधार होता है,
वहां विकास दुबे ऐसा एक अजगर आपने तो समाप्त कर दिया, लेकिन तहसील तहसील, थाने थाने विकास दुबे बिल्कुल अजगर बनने को बेकरारी से तैयार है। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर विकास दुबे किस प्रकार ये अजगर बना, किस प्रकार अगर उसकी डीएनए एनालिसिस आप करें और उसका निराकरण कर लें, तो भविष्य में इस संकट को आप टाल सकती हैं, समाप्त कर सकती हैं और अपने ऊपर और समाज के ऊपर कृपा कर सकती हैं। उसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों ने इसको उपकृत किया, जो लोग विकास दुबे से लाभान्वित हुए, उनके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए, जो कि दुर्भाग्य से आज तक नहीं हुई है। आपने अब तक यही किया है कि किसी को सजा देनी है तो आपने गला काटने की जगह आपने सिर्फ नाखून छील दिया हल्के से। इस तरीके से काम नहीं चलता है। कैंसर का इलाज च्यवनप्राश खाने से नहीं होता है, बाईपास सर्जरी से होता है, गंभीर सर्जरी से होता है। अब देश और प्रदेश कुर्बानी मांग रहा है विकास दुबे की और विकास दुबे को पालने पोसने वालों की। डॉक्टर मनु जी। बिल्कुल आपने सही कहा और इतना इतना क्लियर कट आपने जो जवाब दिया है डॉक्टर साहब, इससे मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को समझ आ जाना चाहिए कि पुलिस महकमा अब वो महकमा नहीं रहा है जिसके कंधे पर चलकर आप अपने आप का महिमा मंडन कर सकते हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगते और ये बदलाव का दौर है। ये मेरे पूरे देश का, दुनिया का बदलाव का दौर है, लेकिन मेरा देश बहुत तेजी से बदल रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है, फूलन देवी के साथ जो हुआ वो वाकई ही इतना निंदनीय था कि सभ्य समाज में इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे समाज में होते हैं और उनके साथ हुए अपराध का बदला लेने के लिए उन्हें खुद अपराधी बनना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता उस वक्त पुलिस अगर सही तरह से न्याय करती तो हम उन्हें अपराधी बनने से रोक सकते थे? बेशक, जो अन्याय स्वर्गीय फूलन देवी जी के साथ हुआ, अगर उसमें पुलिस सीधा हस्तक्षेप करती, श्री राम लाला राम गिरोह के ऊपर कार्रवाई करती, क्योंकि इसके पीछे लाला राम श्री राम गिरोह का काम था। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मेरा व्यक्तिगत इसमें फूलन देवी ऑपरेशन से मैं रहा हूं। जब वो सांसद बन गई तो मेरे कार्यालय में कि विक्रम भैया मेरे सर में दर्द हो रहा है, कोई गोली दे दो। हमने कहा वाह, देखिए संयोग, एक जमाना था हम एक दूसरे पे गोली चलाते थे, आज मैं आपको बिस्किट की गोली खिला रहा हूं, ये ईश्वर की लीला देखिए। तब भी उन्होंने वही बात जो आपने कही, उसने कही थी स्वर्गीय फूलन देवी ने मेरे दफ्तर में कि भैया अगर मेरे साथ न्याय हो जाता, अगर पुलिस मेरे कंप्लेंट लिख लेती, लाला राम श्री राम के ऊपर कार्रवाई हो जाती, जातीयता का पुट न रहता, तो मैं फिर दस्यु नहीं बनती, फिर मैं ये नरसंहार वगैरह बहमई कांड वगैरह नहीं होता। लेकिन कालांतर में पुलिस की निष्क्रियता के कारण फूलन देवी दस्यु फूलन देवी बनी और बाकी तो खैर इतिहास आपके सामने है, लेकिन पुलिस को हस्तक्षेप करना चाहिए था। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं अपना अगला सवाल लूं क्योंकि मुझे टाइम का भी, लिमिट का भी ध्यान रखना है। मैं अपने एक व्यूअर का सवाल ले लेती हूं। कैप्टन एसबी त्यागी हैं, उन्होंने पूछा है, पुलिस का मानवीय चेहरा जब भी कभी दिखाई देता है तो मानवता में विश्वास दृढ़ होता है। इस विचार को सभी राज्य के पुलिस कर्मियों को स्वीकृत करने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं? कैप्टन एसबी त्यागी साहब नमस्कार। आपने बड़ा सारगर्भित प्रश्न किया है। इसका उत्तर यही है कि अब समय आ गया है कि स्वतंत्र भारत में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, सामंती व्यवस्था को जाना ही पड़ेगा। पुलिस की छवि एक सहयोगी, एक कम्युनिटी पुलिसमैन की, एक मित्र की, एक कम्युनिटी पुलिसमैन की होनी चाहिए, न कि एक आतताई की या एक सामंती की। इसलिए आपने जो कहा कैप्टन त्यागी सर, ये जरूरी है कि कम्युनिटी पुलिसिंग एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाया जाए और जो हमारे जो तथाकथित उप संस्कृति है, जो सिनेमा से भी आती है, कुछ सिनेमा ऐसे आ गए हैं दबंगम सिंघम आदि, जिसको देख करके गलत संदेश जाता है, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते हैं। हमारे आदर्श वो है कैप्टन त्यागी सर, जो आज हमारे कोरोना वॉरियर्स में जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल दौड़ करके लोगों की सेवा की है, लोगों के आंसू पोंछे हैं, लोगों को औषधियां पहुंचाई हैं, लोगों के दाह संस्कार में सहायता की है, वो असली इमेज भारतीय पुलिस की होनी चाहिए। और उसमें आप ऐसे मनीषियों का सहयोग जरूरी है। कैंप लगाएं, कोर्सेज करवाएं और लोगों को रिफ्रेशर कोर्सेज दें। कैप्टन त्यागी साहब, आप ऐसे मनीषियों की देश को आज और ज्यादा जरूरत है और आप और ज्यादा प्रासंगिक है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है, ओएसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ये सिविल्स की तैयारी करवाते हैं अपने बच्चों को और ये अक्सर मेरा प्रोग्राम देखते हैं और आज आपके लिए लिखा है, वेल डन सर। विक्रम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग वंडरफुल इंफॉर्मेशन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहूंगी कि ओएसिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के बच्चों को आप बताइए कि आईपीएस कितना कठिन है और इसके लिए किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए। आपका जो नाम है ओएसिस, वो अपने में ही दिखाता है कि आपका रोड मैप क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्योंकि ये 10 लाख में से अगर 300 लोग आपको चयन करेंगे, आपको एक ओएसिस ऑफ एक्सीलेंस होना है। अपने अंदर कठोर परिश्रम, ओएसिस ऑफ एक्सीलेंस, जो किताबें औरों ने नहीं पढ़ी हैं वो पुस्तकें पढ़नी है।
जो विचार शक्ति औरों में नहीं है वो विचार शक्ति ओएसिस में आनी है। जो बच्चे जो जो और नहीं सोच सकते हैं वो ओएसिस के बच्चों को सोचना है। जो किलर इंस्टिंक्ट औरों में नहीं है वो ओएसिस के बच्चों में, शिक्षकों में आना चाहिए, जिससे कि जब कभी आपका कोई शिक्षक या कोई बच्चा जाए, कह देंगे ये बच्चा ओएसिस का है, क्योंकि उसके चेहरे पे तपस्या और तेज ओएसिस का होना चाहिए, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की है, उसने तपस्या की है। ये मेरा संदेश है ओएसिस ग्रुप को। थैंक यू वेरी मच सर। ओएसिस के बच्चों के लिए आपने मैसेज दिया, क्योंकि वो बहुत लगन से इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं प्रोग्राम को, क्योंकि 20 मिनट हो गए हैं, मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। मैं अपने कठिन सवालात आपसे अगले एपिसोड में जरूर लूंगी, लेकिन मेरे आखिर के 2 सवाल हैं जो आपके व्यक्तिगत उसमें है। एक तो डॉक्टर साहब, आपने अपने पूरे पुलिस के करियर में कोई ऐसा केस कभी आपके सामने आया जिसे आप आज तक ना भूले हो? ऐसे कितने ही केस हैं जिनको मैं न भूला हूं। कितने केसेस में बता दूं? कोई एक सर जो दिल के करीब, वैसे तो मैं आप चेहरा पढ़ सकते हैं, मैं भाव पढ़ पा रही हूँ कि आपको कई सारे याद आ गए हैं। जी, मैं अगला सवाल ले लेती हूँ डॉक्टर जी जी साहब। जी जी, मैंने वही पूछा था अभी कि जो सिविल्स की तैयारी करने वाले बच्चों को किस तरह का रोड मैप फॉलो करना चाहिए सर? जी। देखिए, बच्चों को ये देखना चाहिए कि 10 लाख में से 500-600 चयनित होंगे। कंपटीशन बहुत आसान नहीं है। कोई बच्चा ये न समझे कि उसके नंबर खराब थे तो वो अब नहीं आएगा। जितने बच्चे अगर आप देखें, गौर से देखें, तो उसमें सब टॉपर्स नहीं थे। टॉपर्स भी आते हैं, जो कंपार्टमेंटल और जिनके बैक पेपर्स होते हैं वो भी आते हैं, हर तरह के बच्चे आते हैं। लेकिन अंतर जितना नाखून और गोश्त में जितना है उतना ही है, जितना कि आप अगर देखें जिन्होंने 18 घंटे अपने को दिया है, जिन्होंने मैराथन दिया है, जैसे पांडव अज्ञातवास में चले गए थे, आप अज्ञातवास में चले जाएं और इन 6 महीनों में 8 महीने जब आपकी तैयारी हो रही, ऐसी तपस्या कर लीजिए कि आपकी पुस्तकें, आपका स्वाध्याय ही आपका जीवन है। और अज्ञातवास में जैसे भूमिगत हो जाता है और फिर देखिए जैसे तपा हुआ सोना बाहर आता है, आप निकल के आएंगे। और जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, आप खुद देखेंगे, लोग कहेंगे ये बच्चा कहां से आया है, इसका तपोबल, इसका स्वाध्याय इसके माथे पे लिखा हुआ है। कैप्टन त्यागी ने एक और सवाल पूछा है डॉक्टर साहब। सवाल तो क्या है, पर पुलिस के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव अभी तक लंबित हैं। आज भी पुलिसकर्मी 18 से 20 घंटे बिना आराम के काम करते हैं। कब उनको नियमित कार्यविधि के अंतर्गत काम करने का अवसर मिलेगा? कैप्टन त्यागी साहब, जैसे मैंने कहा, कि एक मनीषी हैं और आज वो जमाना चला गया, क्योंकि 150 साल से डॉक्टर मनु जी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारे यहाँ क्या है, थाने पे क्राइम किट बॉक्स है, एक पुराना वायरलेस है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और इंडिजिनस लाइट डिटेक्टर जिसको हम कहते हैं क्या, लाठी, वो अब अप्रासंगिक हो गया है। अब जमाना आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, अब जमाना आ गया है ड्रोन टेक्नोलॉजी का, अब जमाना आ गया बिग डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का। और ये चीजें जरूरी है, सॉफ्टवेयर और आईटी एप्लीकेशंस का, ये फोर्स मल्टीप्लायर्स का। आप सिंगापुर, दुबई चलिए, आपको कहीं कोई शुरता दुबई में या कांस्टेबल सिपाही नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये जान के चलिए च्युइंगम थूका बाहर सिंगापुर में और पुलिस पेट्रोल कार आई और तुरंत चालान काटा आपका, वहां कोई पुलिस वाला, लेकिन एक एक चीज मॉनिटर टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी। तो कैप्टन त्यागी साहब, कम से कम अब तो एक श्वेत पत्र प्रस्तुत कर दीजिए और हमको दीजिए, क्योंकि कोरोना काल में आपने देख लिया कि फोर्स की कितनी कमी रही और उसके बाद हमने कितने पापड़ बेलने पड़े। लेकिन वही था, अगर होमगार्ड न होते, सिविल डिफेंस न होती, कैप्टन त्यागी न होते, तो हम लोग कैसे काम करते। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पे श्वेत पत्र टेक्नोलॉजी ला करके फोर्स मल्टीप्लायर्स की तरह डिजिटल कंट्रोल रूम, स्मार्ट कंट्रोल रूम, स्मार्ट पेट्रोल कार्स आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि 24 मिनट हो गए हैं और मुझे पता है कि 5 ही मिनट बाद आपका दूसरा प्रोग्राम है। आप थोड़ा पानी वानी भी आपको पीना होगा, तो बहुत जल्द मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी सर, दोबारा हमारे शो को ज्वाइन कीजिएगा। मेरे कुछ सवालात, डायरेक्ट सवालात होंगे और बच्चों को भी मैं उसमें लूंगी आपके साथ सर। थैंक यू जरूर डॉक्टर, थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो वर्ल्ड 360 विद मनु में ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर विक्रम त्यागी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से, वक्त का थोड़ा सा लिमिट था, लेकिन बड़ी बेबाकी से उन्होंने हमारे सवालों का सीधा और स्पष्ट जवाब दिया कि कोविड के दौरान पुलिस ने किस तरह से तैयारी की, किस तरह से पूरी चीजों को या लोगों के आम जनजीवन को बैलेंस करने की कोशिश की। उसके साथ ही मैंने उनसे 1-2 सख्त सवालात भी पूछे थे, जिसमें उन्होंने क्लियर कट बताया कि यस, खामियां पुलिस प्रशासन में है, हमें दुरुस्त करना चाहिए। जब तक हम दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक हम पुलिस दोस्त पब्लिक के नहीं बन सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ और सवालात मेरे उनके साथ बहुत जल्द अगले एपिसोड में
डॉक्टर विक्रम हमें ज्वाइन करेंगे, हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे। तो वर्ल्ड 360 में आज इतना ही। कल परसों फिर मुलाकात करेंगे नए गेस्ट और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर।